भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 481, जो अगली अपीलीय न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को पेश होने के लिए जमानत की आवश्यकता, बेल टू रिक्वायर अक्यूज टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट एपेलेट कोर्ट, से संबंधित है। धारा 418 अगली अपीलीय न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को पेश होने के लिए जमानत की आवश्यकता। यह धारा सुनिश्चित करती है कि यदि किसी मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाती है, तो अभियुक्त उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए बाध्य है। इसके लिए यह अभियुक्त से एक बंधपत्र या जमानत बंधपत्र भरवाती है। एक, विचारण की समाप्ति से पहले और अपील के निपटारे से पहले अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय या अपीलीय न्यायालय, जैसा भी मामला हो, अभियुक्त से यह अपेक्षा करेगा कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए एक बंधपत्र या जमानत बंधपत्र निष्पादित करे, जब और जैसे भी ऐसा न्यायालय संबंधित न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दायर किसी अपील या याचिका के संबंध में नोटिस जारी करे, और ऐसा बंधपत्र 6 महीने तक लागू रहेगा। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ स्थिति जब किसी मामले में निचली अदालत या अपीलीय अदालत में मुकदमा खत्म होने वाला हो, लेकिन फैसले के खिलाफ अपील की संभावना हो। ओ न्यायालय का कर्तव्य अदालत अभियुक्त से एक बंधपत्र, बॉन्ड या जमानत बंधपत्र, बेल बॉन्ड भरवाएगी। ओ बंधपत्र का उद्देश्य, यह बंधपत्र इस बात की गारंटी है कि यदि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील या याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जाती है, तो अभियुक्त उस उच्च न्यायालय में पेश होगा। ओ बंधपत्र की अवधि, यह बंधपत्र 6 महीने तक लागू रहेगा। उदाहरण, यदि सत्र न्यायालय किसी व्यक्ति को दोषी ठहराता है और उस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है, तो सत्र न्यायालय उस व्यक्ति से एक बंधपत्र भरवाएगा कि वह उच्च न्यायालय में पेश होगा। यह बंधपत्र 6 महीने तक वैध रहेगा। महत्व, ओ यह सुनिश्चित करता है कि उच्च न्यायालय में अपील की कार्यवाही में अभियुक्त उपस्थित रहे। ओ यह न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। ओ यह अभियुक्त को अपील की कार्यवाही से भागने से रोकता है। बस 2, यदि ऐसा अभियुक्त पेश होने में विफल रहता है तो बंधपत्र जब्त हो जाएगा और धारा 491 के तहत प्रक्रिया लागू होगी। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ परिणाम, यदि अभियुक्त उच्च न्यायालय में पेश नहीं होता है, यानी बंधपत्र की शर्तों का उल्लंघन करता है। ओ बंधपत्र का जब्त होना, तो उसका बंधपत्र जब्त हो जाएगा, यानी उसे या उसके जमानतदार को बंधपत्र में उल्लिखित राशि का भुगतान करना होगा। ओ धारा 491, इसके अलावा धारा 441 के तहत प्रक्रिया लागू होगी, जो जमानत बंधपत्र के उल्लंघन से संबंधित है। महत्व, यह बंधपत्र की शर्तों का उल्लंघन करने पर परिणामों को स्पष्ट करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अभियुक्त उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करे। संक्षेप में, धारा 421 यह अनिवार्य करती है कि निचली अदालतें या अपीलीय अदालतें अभियुक्तों से उच्च न्यायालय में पेश होने के लिए एक बंधपत्र भरवाएं, ताकि अपील की कार्यवाही में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। यदि अभियुक्त पेश नहीं होता है तो उसका बंधपत्र जब्त हो सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 422, जो गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने का निर्देश, डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, से संबंधित है। यह धारा आमतौर पर अग्रिम जमानत, एंटिसिपेटोरी बेल के नाम से जानी जाती है। धारा 452 अग्रिम जमानत का प्रावधान। यह धारा किसी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है जिसे यह आशंका है कि उसे किसी अजमानतीय अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है। यह उसे गिरफ्तारी से पहले ही जमानत प्राप्त करने का अवसर देती है। 1, जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसे किसी अजमानतीय अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निर्देश के लिए उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकता है, और वह न्यायालय, यदि वह उचित समझे, तो यह निर्देश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा। सरल शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे किसी ऐसे अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है
जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जमानत तुरंत नहीं मिलती, यानी अजमानतीय अपराध, तो वह गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट जा सकता है। ओ, वह व्यक्ति हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकता है। ओ, ये न्यायालय यदि उन्हें उचित लगे तो यह आदेश दे सकते हैं कि अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसे तुरंत जमानत पर रिहा कर दिया जाए। तो अग्रिम जमानत के साथ शर्तें। दो, जब उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय उपधारा 1 के अधीन कोई निर्देश देता है तो वह विशिष्ट मामले के तथ्यों के आलोक में ऐसे निर्देशों में ऐसी शर्तें शामिल कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे, जिनमें शामिल हैं आई, एक शर्त कि व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगा जब भी आवश्यक होगा। आयु, एक शर्त कि व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा। डिसाइड आई आई, एक शर्त कि व्यक्ति न्यायालय की पिछली अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। आईवी, ऐसी अन्य शर्त जो धारा 480 की उपधारा 3 के अधीन अधिरोपित की जा सकती है, मानो जमानत उस धारा के अधीन दी गई हो। सरल शब्दों में, ओ, जब हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय अग्रिम जमानत देता है तो वे मामले की परिस्थितियों के अनुसार कुछ शर्तें लगा सकते हैं। इन शर्तों में आमतौर पर ये शामिल होती हैं। आई, पूछताछ के लिए उपलब्धता, व्यक्ति को पुलिस जब भी पूछताछ के लिए बुलाएगी उसे पेश होना होगा। आई, गवाहों सबूतों से छेड़छाड़ नहीं, वह किसी भी गवाह को धमकी नहीं देगा, लालच नहीं देगा या वादा नहीं करेगा ताकि वे पुलिस या कोर्ट को सच न बताएं, और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेगा। सेक आई, देश न छोड़ना, वह कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकता। आईवे, धारा 480 3 की शर्तें। कोई अन्य शर्त जो धारा 480 की उपधारा 3 के तहत नियमित जमानत में लगाई जा सकती है वह भी यहां लागू हो सकती है। 3, गिरफ्तारी के बाद प्रक्रिया। 3, यदि ऐसे व्यक्ति को उसके बाद ऐसी आशंका पर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह गिरफ्तारी के समय या ऐसे अधिकारी की हिरासत में रहते हुए किसी भी समय जमानत देने के लिए तैयार है तो उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा। और यदि ऐसे अपराध का संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट यह निर्णय लेता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध पहली बार में वारंट जारी किया जाना चाहिए तो वह उपधारा 1 के अधीन न्यायालय के निर्देश के अनुरूप एक जमानतीय वारंट, बेलेबल वारंट जारी करेगा। सरल शब्दों में, ओ, अगर अग्रिम जमानत मिलने के बाद भी उस व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है और वह व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है तो उसे तुरंत जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। ओ, यदि कोई मजिस्ट्रेट उस अपराध का संज्ञान लेता है और सोचता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करना चाहिए तो वह केवल जमानतीय वारंट बेल बॉन्ड के साथ जारी करेगा ताकि व्यक्ति को अग्रिम जमानत के आदेश का लाभ मिल सके। 4, कुछ गंभीर अपराधों पर लागू नहीं। 4, इस धारा में कुछ भी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65 और धारा 70 की उपधारा 2 के अधीन अपराध करने के आरोप में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित किसी भी मामले पर लागू नहीं होगा। सरल शब्दों में, ओ, यह धारा अग्रिम जमानत का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65 और धारा 70 और 2 के तहत आने वाले अपराधों पर लागू नहीं होती। ओ, धारा 65 बीएनएस, यह धारा आतंकवाद से संबंधित है। ओ, धारा 70 2 बीएनएस, यह धारा भारत की सुरक्षा, संप्रभुता या अखंडता को खतरे में डालने वाले संगठित अपराध से संबंधित है। महत्व यह परंतु स्पष्ट करता है कि अत्यधिक गंभीर अपराधों जैसे आतंकवाद और कुछ संगठित अपराध के मामलों में अग्रिम जमानत का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसे अपराधों में सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। इस धारा का समग्र महत्व, धारा 482 अग्रिम जमानत,
व्यक्तियों को अनावश्यक गिरफ्तारी और हिरासत से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार का विस्तार है, खासकर उन मामलों में जहां गिरफ्तारी की आशंका है। यह न्यायिक प्रणाली को अभियुक्तों की स्वतंत्रता और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। हालांकि यह कुछ गंभीर अपराधों पर प्रतिबंध भी लगाती है, ताकि न्याय और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता न हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 443, जो जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की विशेष शक्तियां, स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल से संबंधित है। यह धारा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सत्र न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन को जमानत देने या जमानत की शर्तों को संशोधित करने के संबंध में व्यापक शक्तियां प्रदान करती है। ये शक्तियां निचली अदालतों की शक्तियों से अधिक व्यापक हैं। जमानत देने और शर्तों को संशोधित करने की शक्तियां। एक उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय निर्देश दे सकता है कि किसी अपराध के अभियुक्त और हिरासत में बंद किसी भी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाए, और यदि अपराध की प्रकृति धारा 480 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट है तो ऐसी कोई भी शर्त अधिरोपित कर सकता है जिसे वह उस उपधारा में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझता है। कि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करते समय अधिरोपित किसी भी शर्त को रद्द किया जाए या संशोधित किया जाए। परंतु उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से पहले जिस पर ऐसे अपराध का आरोप है जो विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, या जो भले ही ऐसा विचारणीय न हो, आजीवन कारावास से दंडनीय है, लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जमानत के आवेदन की सूचना देगा जब तक कि लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से उसकी राय न हो कि ऐसी सूचना देना व्यावहारिक नहीं है। परंतु आगे की उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा 2 के अधीन विचारणीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत देने से पहले ऐसे आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को ऐसे आवेदन की सूचना प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर देगा। सरल शब्दों में समझने के लिए हिरासत में व्यक्ति को जमानत। हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि हिरासत में बंद किसी भी आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाए यदि अपराध धारा 480(3) में बताए गए गंभीर प्रकार का है, जैसे 7 साल या अधिक की सजा वाले अपराध, या बीएनएस के अध्याय 6 फीसाई 87 के तहत, तो ये न्यायालय धारा 480(3) के तहत बताई गई अनिवार्य और अन्य आवश्यक शर्तें लगा सकते हैं, जैसे गवाहों से छेड़छाड़ न करना, देश न छोड़ना। मजिस्ट्रेट की शर्तों को रद्द संशोधित करना। ये न्यायालय किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई जमानत पर लगाई गई किसी भी शर्त को हटा सकते हैं या बदल सकते हैं। पहला, परंतुक गंभीर अपराधों में सरकारी वकील को सूचना। यदि अपराध केवल सत्र न्यायालय द्वारा ही सुना जा सकता है, विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय। या यदि अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय है। तो हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय को जमानत देने से पहले सरकारी वकील को जमानत के आवेदन की सूचना देना अनिवार्य है, ताकि सरकारी वकील अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सके। अपवाद, यदि न्यायालय लिखित में कारण दर्ज करता है कि सरकारी वकील को सूचना देना व्यावहारिक नहीं है, तो सूचना नहीं दी जा सकती। दूसरा, परंतुक अत्यंत गंभीर अपराधों में सरकारी वकील को सूचना की समय सीमा। यदि अपराध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65 आतंकवाद या धारा 77(2) भारत की सुरक्षा आदि को खतरे में डालने वाले संगठित अपराध के तहत विचारणीय है, तो हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय को जमानत देने से पहले सरकारी वकील को आवेदन की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। महत्व, यह गंभीर मामलों में राज्य के पक्ष को सुने जाने का अवसर सुनिश्चित करता है, जिससे न्याय के हित में उचित निर्णय लिया जा सके, जबकि अत्यंत गंभीर अपराधों के लिए एक निश्चित समय सीमा भी प्रदान करता है। 2. आतंकवाद संगठित अपराधों में शिकायतकर्ता की उपस्थिति। 2. भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा 2 के अधीन व्यक्ति को
जमानत के आवेदन की सुनवाई के समय शिकायतकर्ता, इन्फॉर्मेंट या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सरल शब्दों में, ओ यदि मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 आतंकवाद या 70(2) संगठित अपराध से संबंधित है। ओ तो जब आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, उस समय शिकायतकर्ता जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति का अदालत में मौजूद रहना अनिवार्य है। महत्व: यह गंभीर मामलों में पीड़ितों शिकायतकर्ताओं को सुने जाने का अधिकार सुनिश्चित करता है और प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देता है। 3. जमानत रद्द करने की शक्ति। 3. एक उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय निर्देश दे सकता है कि इस अध्याय के अधीन जमानत पर रिहा किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसे हिरासत में भेजा जाए। सरल शब्दों में, हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय के पास यह शक्ति है कि यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय के तहत जमानत पर है तो वे उसे फिर से गिरफ्तार करने और हिरासत में भेजने का आदेश दे सकते हैं। महत्व: यह न्यायालयों को जमानत पर रिहा व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने और यह सुनिश्चित करने की शक्ति देता है कि वे जमानत की शर्तों का उल्लंघन न करें या न्यायिक प्रक्रिया को बाधित न करें। यह सुनिश्चित करता है कि न्यायालय के पास अपने आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने की शक्ति बनी रहे। इस धारा का समग्र महत्व: धारा 433 उच्च न्यायालयों और सत्र न्यायालयों को जमानत के मामलों में व्यापक पर्यवेक्षी और मूल शक्तियां प्रदान करती है। यह निचली अदालतों द्वारा दिए गए जमानत आदेशों को रद्द या संशोधित करने की शक्ति देती है और यह सुनिश्चित करती है कि गंभीर अपराधों, विशेषकर आतंकवाद और संगठित अपराध के मामलों में जमानत देने से पहले सरकारी पक्ष और यहां तक कि शिकायतकर्ता को भी सुना जाए। यह न्यायिक प्रणाली में संतुलन और जवाबदेही को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 434, जो बंधपत्र की राशि और उसमें कमी, अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयरऑफ, से संबंधित है। धारा 434 बंधपत्र की राशि और उसमें कमी। यह धारा जमानत या उपस्थिति के लिए लिए जाने वाले बंधपत्र, बॉन्ड की राशि तय करने के सिद्धांतों और उस राशि को कम करने की अदालतों की शक्ति को स्पष्ट करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जमानत की राशि उचित हो और किसी पर अनावश्यक बोझ न डाले। एंड बंधपत्र की राशि का निर्धारण। एक्ट इस अध्याय के अधीन निष्पादित प्रत्येक बंधपत्र की राशि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी और वह अत्यधिक नहीं होगी। सरल शब्दों में, जब भी अदालत या पुलिस किसी व्यक्ति से जमानत के लिए या सिर्फ अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोई बंधपत्र यानी एक कानूनी समझौता जिसमें एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वादा होता है, यदि शर्तें पूरी न हो, भरवाती है, तो उस बंधपत्र में भरी जाने वाली रकम, यह रकम मामले की पूरी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तय की जानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राशि बहुत ज्यादा एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। उदाहरण, किसी गरीब व्यक्ति पर छोटे मोटे अपराध का आरोप है तो उसकी जमानत की राशि इतनी नहीं होनी चाहिए कि वह उसे भर ही न पाए और इस वजह से जेल में ही पड़ा रहे। वहीं किसी बड़े वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपी के लिए राशि ज्यादा हो सकती है। महत्व: यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जमानत का अधिकार प्रभावी हो और केवल पैसे वाले लोग ही इसका लाभ न उठा सकें। यह न्याय और समानता के सिद्धांत को बनाए रखता है। राशि कम करने की उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय की शक्ति। उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित जमानत की राशि कम की जाए। सरल शब्दों में, यदि निचली अदालत, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी ने बहुत ज्यादा जमानत राशि तय कर दी है, तो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन के पास यह शक्ति है कि वे हस्तक्षेप करें और उस राशि को कम करने का आदेश दें। महत्व: यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है।
यदि निचली स्तर पर जमानत की राशि अनुचित रूप से उच्च निर्धारित की जाती है, तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के पास इसे ठीक करने की पर्यवेक्षी शक्ति होती है, जिससे न्याय का उल्लंघन न हो। इस धारा का समग्र महत्व। धारा 484 यह सुनिश्चित करती है कि जमानत के लिए निर्धारित मौद्रिक शर्तें निष्पक्ष और उचित हों। यह अदालतों को मामले की व्यक्तिगत परिस्थितियों और अभियुक्त की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखने का निर्देश देती है, जबकि उच्च अदालतों को निचली अदालतों द्वारा निर्धारित जमानत राशि में सुधार करने की शक्ति प्रदान करके मनमानी को रोकती है। यह न्याय प्रणाली में पहुंच और निष्पक्षता को बढ़ावा देती है।